तुम लेक्चर 87 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, जरा थोड़ी सी बात अब सुन लें तवज्जो से, ध्यान से। आज आपके साथ मैं डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो का डिस्कस करूंगा। सुन लें, अब बातें ना करें आपस में। अच्छा, टेक्सला लिमिटेड आपको होमवर्क में दिया था, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, होनी भी चाहिए, नहीं भी है तो मैंने एडजस्टमेंट्स को एक बार डिस्कस करना होगा। फिर लियाकत इंडस्ट्रीज आपने 2-3 दिन पहले किया था। 1-2 बच्चों को आखिरी क्लास के अंदर बच्चे कह रहे थे कि हमें 1-2 मसला है, कोई नहीं, वो भी डिस्कस करनी है मैंने। अब से आज से ऑनवर्ड जो रूटीन है वो ये चलेगी कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जो आप लोग पढ़ते हैं, यही पोस्ट वाली क्लास भी चूंकि साथ मिल गई इतना ही पड़ेगी। उसके बाद पोस्ट वाली क्लास मेरे पास 2-2.25 घंटे का खुला वाला टाइम होता है, तो रोजाना की बुनियाद पे अराउंड 45 मिनट्स, अराउंड इसलिए कह रहा हूं कि ये कभी 30-35 भी हो सकते हैं, कभी ये 55 मिनट भी हो सकता है, लेकिन मैं अराउंड 45 मिनट्स कह रहा हूं। ये हर रोज 45 मिनट्स मैं पोस्ट की क्लास को जो करवाया करूंगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। अब उसमें इस तरह से होगा, छोटी छोटी चीजें, जैसे टेक्सला लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इसकी मैंने एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करना है तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा उसमें। जैसे लियाकत इंडस्ट्री में बच्चा कहेगा सवाल को प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस कर लूंगा। फिर IS 8 के अंदर मैंने चांद पेंट्स वाला सवाल अभी पास पेपर 2 करवाना था, नहीं किया हुआ, वो कर लेंगे। फिर मार्वलस एक क्वेश्चन बैंक का IS 8 का सवाल है, वो कर लेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता जाऊंगा। IS 1 के अंदर कुछ छोटी मोटी जो चीजें रहती हैं वो कर रहे होंगे, फिर IS 36, IS 16, IS 40, 20, यानी रिवीजन स्टार्ट हो रही है आपकी आज से इंशाल्लाह, ठीक है ना। आज से रिवीजन यूं कह लें कि आज से ये जाहिर है कैश फ्लो के जो सवाल हो गए हैं वो रिवीजन भी मैं डाल दूंगा ना, लेकिन शायद मैं चलूं रिवर्स ऑर्डर में। कहने का मकसद ये है कि रोजाना 45 मिनट्स आपकी रिवीजन होगी, जो पिछले टॉपिक से हम पढ़ रहे होंगे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा आपकी इस क्लास जो रनिंग चल रही होगी इसके साथ। कि ये नहीं होगा कि वो शाम वाले 45 मिनट जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करने हैं मैंने, अगर वो आपने नहीं सुने तो आप सुबह वाला लेक्चर नहीं ले सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वो लेक्चर लेंगे नहीं, मैं बाहर चेक लगाऊंगा, क्योंकि इसीलिए तो इस 45 मिनट को बांट रहा हूं रोजाना के ऊपर, ताकि जब आप 7 तारीख 6 तारीख को हफ्ता या 6 या 7 को जब हम अगस्त को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन हम सिलेबस को खत्म करें, तो उस दिन ये ना हो कि फिर आपका कुछ भी पेंडिंग हो, हम वो 7-8 घंटे के लिए 2 दिन नहीं आते रहेंगे। ये सारा काम ही साथ डिवाइड कर दिया मैंने, रोजाना 45 मिनट पढ़ लो, लोड भी नहीं पड़ेगा। इस रनिंग क्लास के साथ वो लिंक्ड नहीं होगा, लेकिन जरूरी इसलिए रोजाना है क्योंकि अगर आपने वो सारे लेक्चर्स पेंडिंग कर दिए तो फिर तो वही 6-7 तारीख को फारिग होकर आपके वो 10-12 45 मिनट के घंटे के लेक्चर्स जो पड़े होंगे, तो फिर आप तो वहीं के वहीं खड़े ना। आपको क्या फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ ये सारी चीजों को बांटने का, ठीक है ना। तो इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मसला नहीं है, उनके तो पोर्टल के ऊपर लेक्चर जैसे 87 है तो 87B करके साथ वो अटैच हो जाएगा, 88 आएगा तो 88B साथ ही हो जाएगा, तो वो तो उस तरतीब से सुनेंगे। आप लोगों को भी उस तरतीब से सुनना है। मेरी कोशिश ये होगी कि रात को मेरी मैक्सिमम भी जो है वो 5, 6, 7 बजे तक ये हो जाए अपलोड। वो 45 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपने कोशिश करके लाजमी ले लेनी है। अगले दिन मैं आपके रजिस्टर को बाहर चेक करवाया करूंगा टीए से कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ उस लेक्चर का है या नहीं है, आपने वो लेक्चर लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो हाँ, वो लेक्चर का नाम नहीं, उसके में जो डिस्कशन होगी वो सवाल जो है वो टीए देखा करेंगे आपका कि वो आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर आपका ये चेक नहीं लगाऊंगा तो आप लोग इसको कहेंगे चलो यार रिवीजन ही तो है, बाद में कर लेंगे, तो वो बाद में फिर आपके ऊपर वही बोझ वहीं का वहीं खड़ा होगा। तो मेरी ये चाहत है कि हम रिवीजन साथ साथ जब कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम जो पिछले वाला रिवाइज कर रहे होंगे, चीजें हमें याद भी आ रही होंगी, साथ साथ सिलेबस खत्म हो रहा होगा। तो 6 या 7 तारीख को, 6 को प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, ये 7 अगर पढ़ भी गया, संडे जो है, पहला संडे जो आ रहा है अगस्त का, तो उस दिन फिर सब कुछ ही कंप्लीट हो जाए, फिर हर चीज उस दिन कंप्लीट हो, ताकि आप 8 को ही बैठे तो आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो पर्चे की, आपको फिर कोई और मसला ना हो, ठीक है ना। तो तरतीब अब ये रहेगी, इस क्लास में तो आपकी नॉर्मल जो क्लास होगी वो तो मेरे भी इम्तिहान है ना कि सुबह भी मैंने वही सवाल कराना है, आपको भी वही कराना है, मैंने तीसरी तो उनको भी वही करवाना है। खैर, तो वो सारा इकट्ठा एक जैसा करने के बाद पोस्ट वाली क्लास के आखिरी कोई पौना घंटा जो है तकरीबन वो मैं यूज किया करूंगा। उसके अंदर हम जो काम करेंगे वो फिर तीनों क्लासेस के लिए होगा, वो फिजिकली लेंगे, आप लोग उसको यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कर लूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों का तो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगा। वो साथ के साथ आपने उसको करते रहना ताकि वो रिवीजन भी होती रहे। रिवीजन क्या होती है, बेसिकली जो पेंडेंसीज होती हैं, गैप्स होते हैं जो रहे होते हैं, वो हम फिल कर रहे होते हैं, साथ के साथ वो टॉपिक भी रिवाइज हो रहा होता है। हर टॉपिक में कोई ना कोई सवाल छोड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे बोरिंग कॉस्ट में हो सकता है कोई सवाल छोड़ा नहीं भी होगा तो कोई सवाल डाल दिया जाएगा, चलो यार ये कर लेते हैं जरा रिवीजन हो जाए, तो उसके अंदर ना सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाते हैं और गैप्स भी जो है वो फिल हो रहे होते हैं। IS 8 का एक क्वेश्चन इंशाल्लाह टर्म टेस्ट का सिलेबस, आमिर भाई अभी मैसेज भी करवा दे फौरन से पहले, ठीक है। टर्म टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, IS 7 कैश फ्लो तो है ही है, उसमें हो सकता है मैं डायरेक्ट मेथड ना डालूं क्योंकि वो आज करवा रहा हूं, आज सोमवार है, कल मंगल, एक वैसे डल सकता है, मसला कोई नहीं है, लेकिन अब तो मैं जरूर डालूंगा, ठीक है जी। तो बहरहाल कैश फ्लो का टॉपिक होगा, टर्म टेस्ट में कैश फ्लो का टॉपिक होगा, IS 8 का टॉपिक होगा फुल फ्लेज, ठीक है। IS 8 के अंदर मैंने 1-2 सवाल वैसे भी करवाने हैं, लेकिन एक टेस्ट के अंदर सवाल वो दूंगा जिसके अंदर सब कुछ ही आपने करना होगा।
सब कुछ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, फिर नोट, फिर कोशिश करूंगा उसमें पॉलिसी चेंज भी आ जाए, उसमें एरर भी आ जाए, एस्टीमेट भी आ जाए। अब वो टेस्ट के अंदर जब ये सवाल हो जाएगा तो वो सवाल मैं करवा भी दूंगा। तो मैं एक बार जब ऐसा सवाल एक बार आई सेट का भी आपको खुद करवा दूंगा ना क्लास, तो मेरी और तसल्ली हो जाएगी कि बीच में जो 2-4 दिन आप लोगों ने 1-2 सवाल आपने पुराने सवाल भी किए थे ना, तो मुझे उनकी वजह से भी थोड़ी सी जो है वो गिल्ट फील हो रही है, तो वो भी जरा मेरी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आपको एक फुल फ्लैश सवाल करवा दिया। ठीक है ना? तो तरतीब अब यही रहेगी, रोजाना हम हमारे टॉपिक को, कैश फ्लो 2 दिन का रह गया, 3 दिन और लगा लेंगे, आज के अलावा वैसे 2 दिन का रह गया। ठीक है? एक पर्चे के अंदर डायरेक्ट मेथड का सवाल आया हुआ है जो आज होमवर्क में देना है और कल मैंने करवा देना है। ठीक है? तो 2 से 3 दिन का कैश फ्लो का टॉपिक रहेगा। उसके बाद क्या है? ईपीएस का टॉपिक है, एनपीओ और रेशियोज है। तो इसलिए इस टाइम को हम फटाफट सारे खत्म करके फिर इकट्ठी सिर्फ रिवीजन करें, उससे बेहतर मैंने यही समझा है कि इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा रिलैक्स करके ही करें और हर रोज 45 मिनट हम रिवीजन करते रहें, ताकि रिवीजन भी बर्डन फील ना हो और ये आखिरी टॉपिक्स भी सुकून से ही हम जैसे करते हैं, सारा सिलेबस वैसे ही करते चले जाएं, तो हमारा सारा काम जो है वो इफेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जाहिर सी बात है इसमें आप लोगों का साथ भी पूरी तरह से चाहिए मुझे। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, IAS 8 हमने किया, IAS 7 हम कर रहे हैं, एनपीओ का टॉपिक करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये रेशियोज का टॉपिक है, ईपीएस का टॉपिक है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन सब को भी एग्जाम लेवल पे करते रहना है साथ साथ, और रिवीजन भी साथ साथ हम जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है? बाकी आप लोगों ने 1-2 बच्चों ने सवाल पूछा, सर हम रिवीजन शुरू कर दें? नहीं, अभी नहीं करनी अब रिवीजन। अब आप जो कर रहे हैं क्लास में करंटली, इसको कोशिश करके आपने एग्जाम लेवल पे लाकर रखना है। ठीक है ना? अब IAS 16 कोई रिवाइज करने ना बैठ जाए, जो कराना होगा वो मैं खुद करवाऊंगा रिवाइज आपको। ठीक है ना? आपने जो करंटली कर रहे हैं आपने उसको एग्जाम लेवल पे रखना है, हर पेपर के साथ ऐसे ही करना है। आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसको आप रोजाना की बेस पे ऐसे तैयार करेंगे, सुबह पर्चा हो जाए तो आपको वो टॉपिक आता हो। अगर आप FAR 1 टैक्स और साथ मिसाल के तौर पे कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक के जो करंट, हर पेपर के जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं वो आप बिल्कुल एग्जाम लेवल पे रखें, और ये 5-6 अगस्त को सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब रिवीजन पे बैठे तो वो फिर जाते हुए बता दूंगा क्या स्ट्रेटेजी हो। स्टार्ट से भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चलना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि रिसेंट ज्यादा अच्छा याद होता है, तेजी से वो रिवाइज हो जाता है। एनीवेज वो बाद में करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, जो टॉपिक्स चल रहे हैं रनिंग, इनको एग्जाम लेवल पे प्रिपेयर्ड रखना है, और पुराने टॉपिक्स की रिवीजन आप जब रिवीजन पे बैठोगे तभी करनी है। ठीक है ना? सही है? तो आपने रोजाना का काम अच्छे तरीके से करते रहना, और एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एफर्ट आखिरी दिनों में ही होती है, वो 45-50 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो आपने रोजाना लाजमी सुना करनी है। ठीक है? और सुबह वो चेक होगी, क्लास से तो नहीं निकालूंगा, क्लास में खड़ा रखूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है? खड़े होकर क्लास पढ़ोगे आप, अगर आप वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनकर नहीं आओगे। फीमेल स्टूडेंट्स को भी जाहिर क्लास में से निकालना पड़ेगा, खड़ा रखना तो मुनासिब नहीं लगता उनको। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को तो क्लास से निकलना पड़ेगा, तो लाजमी रोज का काम रोज करना है। आज से इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा। ओके? तो इसलिए टेक्सला लिमिटेड को छोड़ते हुए मैं आ गया हूं जुनैद जंजुआ पे। मैं जुनैद जंजुआ का फॉर्मेट क्लास में आके बनाया। कुछ बच्चे बार बार बोले जा रहे सर ये तो कर नहीं लिया, ये तो कर नहीं लिया। ये बिल्कुल कर लिया है सवाल, लेकिन डायरेक्ट मेथड से नहीं किया हुआ था। आज मैं आपको पहले यही सवाल डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद फिर एक सवाल जो ICAP का जबरदस्त सवाल है वो आपको होमवर्क में दूंगा। कल वो सवाल मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन प्लीज ये वाली बात सुनते ही आप लोग कसम ना उठा लिया कीजिए कि अब हमने नहीं ये सवाल करना, क्योंकि इसने बोल दिया कि कल मैंने करवाना है तो इसी से ही करवाएंगे, हम क्यों करके आए। तो ये 2 चीजें चेक होंगी कल, एक वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग में जो बात होगी वो सुन के आए आप, और दूसरा जो आज सवाल होमवर्क में दूंगा वो सवाल भी आपने अटेम्प्ट करके आना है। लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो थोड़ा साथ हो जाए। ये टाइम थोड़ा ही अब आने का क्लास में, सारी बातें मैंने कर दी हैं। अब ये सारी बातें आप लोग इन लोगों से पूछ लीजिएगा कि हमने क्या क्या बातें कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, उफ़ अल्लाह क्या बताऊं अब आप लोगों को। अच्छा जी, मैसेज क्या करवाना था? मैसेज, हाँ, टर्म टेस्ट का सिलेबस जो है वो IAS 8 भी है, IAS 7 भी है, और उसके अलावा IAS 1, IAS 8, IAS 7 ये 3 कर दो। ठीक है? टर्म टेस्ट, करेक्शन ऑफ एरर तक तो हुआ है ना टेस्ट, करेक्शन ऑफ एरर तक तो टेस्ट हो गया था, अच्छा सा टर्म टेस्ट उससे पहले तक था। ठीक है? कोई और चीज बीच में दिल किया तो डाल लेंगे टर्म टेस्ट में, वो मैसेज ही करवा दूंगा। फिर फिलहाल ये 3 तो मैसेज करवाओ ना, उसके बाद को बाकी सर बता देंगे, मैसेज में लिख दो। अच्छा सुने जी, सुने, अच्छा सुने, हमने जो कैश फ्लो बनाना सीखी वो इनडायरेक्ट मेथड से सीखी है। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि अजीब सा ही मेथड था, पहले 3 दिन तो हमें खुद समझ नहीं आया। ठीक है ना? कि प्रॉफिट की फिगर में आज तक सारी जिंदगी हम ये सोचते हैं कि इनकम्स ऐड होती हैं, एक्सपेंसेस लेस होते हैं जी। हमने इस मेथड के अंदर इनकम्स को लेस किया हुआ था, एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया हुआ था। फिर एक अजीब सा काम हम कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आइटम्स, ओपनिंग से क्लोजिंग पे एसेट बढ़ गया है तो कैश फ्लो में माइनस आ रहा है, एसेट कम हो रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है, लाइबिलिटीज के केस में लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो वो पता नहीं नेगेटिव कभी पॉजिटिव, अजीब सी कैश फ्लो थी। 2-3 दिन हमें समझ नहीं, मैंने कहा था चौथे दिन जाकर रिलैक्स हो गए, ऐसा ही हुआ था। पहले 3 दिन तो बंदे को ही समझ नहीं आते हो क्या रहा है हमारे साथ। तो एक अजीब सा ही मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। असल में
मुश्किल मेथड पहले करवा दिया था, ये बहुत आसान वाला जॉब करने लगे हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जो सेठ साहब है ना, वो सेठ साहब इस कैश फ्लो को बनाने, सेठ साहब कहते हैं आपको मिस्टर मुंशी जाके ना कैश फ्लो बना के लाओ। अब आप जब कैश फ्लो बना के लाते हैं तो कहता है आधी जिंदगी तुमने इसमें गुजार दी थी ये बताते हुए कि एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होते हैं, इनकम ऐड होती हैं, आज तुम इधर उलट लिख के ले आए हो। और ये क्या है? ये समझ नहीं आ रही, ये क्या मुसीबत है? ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये आइटम्स क्या होते हैं? चेंजेस क्या है? अच्छा ये क्या है? डेटर में माइनस आ रहा है, क्रेडिटर में प्लस आ रहा है, ये कर क्या रहे हो यार? उठाओ इस कैश फ्लो को ले जाओ यहां से। ये कैश फ्लो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे सादा अल्फाज के अंदर डायरेक्ट बताओ कि इस पूरे साल के अंदर कस्टमर से कितना कैश इनफ्लो हुआ। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशंस में क्या होता है? जो हमने चीजें बनानी है वो बनाकर बेचनी है और बेचकर पैसे कमाने, यही ऑपरेशंस होते हैं ना। देखो फाइनेंसिंग याद है पहला लेक्चर, पैसे अरेंज किए, इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट खरीद के इंस्टॉल किए, प्लांट वगैरह लगाया, उसके बाद फिर ऑपरेशंस स्टार्ट किए। ऑपरेशंस क्या है? चीजें बना रहे हैं, बना के बेच रहे हैं। तो ऑपरेशंस के अंदर सेठ साहब क्या कह रहे हैं? यार सादा अल्फाज में बताओ, भाई आम आदमी भी समझ जाए उस चीज को देखकर, सादा अल्फाज में बताओ इस पूरे साल में हमें कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ, हमने अपने सप्लायर्स को कितना कैश इस पूरे साल में पे किया, और हमने अपने इस बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए कितने एक्सपेंसेस पे किए। बस ये तीन बातें मुझे बताओ सादा अल्फाज के अंदर। ये सारी मुसीबत यहां से उठाओ और निकल जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इतना पोर्शन जो है कैश फ्लो का अब ये हमारा बदलने जा रहा है, क्योंकि इसकी सेठ साहब को समझ नहीं आ रही। ठीक है, समझ आई? ठीक है, अब ये देख लें आप, इसलिए मैंने कहा आपको कि आपको पता होना चाहिए, फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, फर्क पता होना तो बंदे को कुछ नया नहीं है और बहुत आसान है। ये मेथड आसान है। आपको पता है हम मुश्किल काम पहले करते हैं, ठीक है ना, आसान काम बाद में करते हैं। तो ये आसान, बहुत 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 से भी ज्यादा आसान मेथड है। पहले तो कैश फ्लो इतनी आसान थी, ऊपर से डायरेक्ट मेथड फिर उसमें भी और आसान। ठीक है, कैश फ्लो आसान थी, मुश्किल थी, आसान। सच मुझे हंसने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो सबसे आसान टॉपिक तो कैश फ्लो ही लगा मुझे। ठीक है, मुझे पढ़ते हुए भी यही सबसे आसान लगता था और मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में यही कहता था आपकी तरह से, इसमें से सवाल आ जाए ना। हालांकि दुआ ये करनी चाहिए सर, जहां से भी अल्लाह जी आ जाए हम पास हो जाएं। ये नहीं कहना चाहिए इधर से सवाल आए तो हम पास होंगे। ठीक है, तो बहरहाल देखिए जी, बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम। ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर आ गई चेंज। पीबीडी से स्टार्ट नहीं होगा अब, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नहीं आएंगी अब, एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल आइटम्स नहीं आएंगी अब, बल्कि तीन सादा चीजें आएंगी। नंबर वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, फिर कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो जिंदगी तो उल्टा आसान हो गई ना। ये तो सादा सादा अल्फाज है, सादा सादा चीजें हैं, सीधी सीधी चीजें हैं, कोई एडजस्टमेंट उल्टी सुल्टी बातें नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल आइटम्स की डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, सादा सादा तीन चीजें हैं। अच्छा, नॉर्मली ना 95% जो है वो क्वेश्चंस में बस यही तीन आइटम्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कोई इक्का दुक्का चीज और भी आ जाए। वो क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे हमने कस्टमर से, अपने कस्टमर से पैसे एडवांस ले लिए, पैसे एडवांस ले लिए, अभी गुड्स हमने दी नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है ना। इसको क्या कहते थे? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। याद है इसकी एंट्री होती थी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम की लायबिलिटी क्रेडिट। तो कैश इनफ्लो तो हो गया ना, लेकिन क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? हाँ, या इन्वेस्टिंग है? नहीं। तो ऑपरेशंस का ही पार्ट है ना। गुड्स पहले अभी दी नहीं, पैसे ले लिए, तो ऑपरेशंस का ही पार्ट बनता है ना ये भी। तो ऐसी कोई चीज यहां पे आ भी सकती है एडिशनल। ऐसे ही हमने सप्लायर को एडवांस दे दिया, हमारा एसेट है, हमने एडवांस दे दिया सप्लायर को, भाई जब चीजें आ जाएं हमारी चीजें जो है वो ले आना। हमने किसी को एडवांस दे दिया, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? एडवांस टू सप्लायर, एसेट है हमारा, डेबिट और कैश क्रेडिट। अब कैश आउटफ्लो हो गया ना कि क्या ये कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? नहीं तो फिर यहां ऑपरेशंस में ये आ सकता है। तो ऐसी कोई चीज आ भी सकती है, पर 95% क्वेश्चंस के अंदर, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद ही कोई ऐसी चीज आए। नॉर्मली ये तीन चीजें ही होती हैं, चौथी चीज आती नहीं है। अगर कोई होगी भी तो इसी तरह की होगी जैसे मैंने आपको बताया, आप समझ लेंगे। ठीक है ना, सादा सी बात होगी कि फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं आ रही होगी और कैश इनफ्लो होगा तो आप, या आउटफ्लो होगा तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसी नाम से लिख देंगे। आप जैसे मैंने बोला कि आपने कस्टमर से एडवांस ले लिया, तो आप क्या लिख दोगे यहां पे? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अलग से लिख दो, उसमें ना ऐड करो, या कैश पेड टू सप्लायर एज एडवांस, तो यहां पे लिख दो अलग से। लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं, यही तीन चीजें होती है। ठीक है, तो सेठ साहब ने क्या कहा? भाई साहब ये सारा तीन चार बातें लिख कर ले आओ मेरे पास, और ये जो मुसीबत तुमने यहां देखो, इसके अलावा बाकी सब था भी नॉर्मल, आपको याद हो तो बाकी सब इजीली नजर आ रहा होता था। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, आउटफ्लो, कैश पेड फॉर एडिशन, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, कैश रिसीव्ड ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, लिया जब लोन, कैश रीपेड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये सारी चीजें सादा सादा थी, प्लस माइनस नजर आता था, मसला यहीं पे ही था।
3 दिन हमें भी यही चीज बता के बैठी रही थी, ठीक है ना। तो सेठ साहब को भी इसी चीज में मसला आ रहा था, तो फिर उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट बताओ भाई, सादा सादा अल्फाज में बताओ ये 3 चीजें, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हमारे फॉर्मेट में ये चेंज आ गया, ठीक है, सही है। अब उसूल क्या था, पहले दिन एक उसूल लिखवाया था, अगर आप रजिस्टर ओपन करेंगे ना तो आपको वो उसूल नजर आएगा। मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट के हर आइटम में जिन जिन, बल्कि कैसे लिखवाया था, हाँ, जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर्स ओपन करें, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। ये बात पहले दिन लिखवाई थी और फिर मैं ये सवाल करा के आज पे चला गया था। तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको फिर इस जुमले के अंदर एक और लाइन ऐड करवाई गई होगी, वो लाइन ये थी, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर हम लाजमी बनाएंगे। की थी ऐड, कितने बच्चों ने ऐड की थी अपने रजिस्टर पे, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब ये तो था इनडायरेक्ट मेथड, इसके अंदर हमने लेजर बनाए थे वर्किंग कैपिटल आइटम्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स के अलावा सब चीजों के, ठीक है ना। लेकिन जब मेथड डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो वो आइटम्स लिखवाता हूं, पहले सुन लो, वो आइटम्स जो पहले वर्किंग, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे, देखिए ये नहीं चेंज हुआ। जो पहले लेजर में जाते थे वो आज भी लेजर में ही जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो पहले लेजर में थे वो आज भी लेजर में है, जो पहले वर्किंग वन में थे वो आज भी वर्किंग वन में है। फर्क क्या आ रहा है, जो आइटम्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले थे यहां पर, आज उनके भी हम लेजर्स ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखवाता हूं, पहले सुन लो, लिखवाता हूं, ठीक है। क्या मतलब, यहां पे लेते थे डेटर्स, डेटर का भी आज लेजर बन जाएगा। यहां पे क्रेडिटर लेते थे, आज उसका भी लेजर। यहां पे इन्वेंट्रीज लेते थे, आज उसका भी लेजर। यहां पे अक्रूवल प्रीपेमेंट्स लेते थे, प्रीपेड इंश्योरेंस है जी, वेजेस पेबल है जी, सैलरीज पेबल है जी, ऑफिस सप्लाईज हैं, ये सब जो चीजें थी, ये जो यहां पर आती थी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, आज इनके भी क्या बनने जा रहे हैं, लेजर्स। क्या मतलब, इधर देखो, ये जो स्टार्स उस दिन चमक चमक कर गए थे वर्किंग कैपिटल आइटम की चेंजेस में, ये सारे स्टार्स आज चमक चमक कर लेजर्स में चले जाएंगे, ठीक है, सही है ना। तो लिखें, पहले तो आ जाएं अपने नवे नकोर सफे पे, और नवे नकोर सफे के ऊपर हेडिंग बनाएं डायरेक्ट मेथड, और उसके साथ छोटा सा उसूल लिख लें, बस उतना सा उसूल है, बाकी सवाल तो आपको आता है करना, वो लिखें। इस मेथड में मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं, देखो वर्किंग कैपिटल, इधर देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आज भी इधर ही जाएंगे, जो पहले लेजर में जाते थे आज भी इधर लेजर में ही जाएंगे। इंटरेस्ट का टैक्स का पहले लेजर बनता था, आज भी उनका लेजर ही बनेगा। जो पुराना है उसको मैं नहीं चेंज कर रहा, चेंज सिर्फ क्या है, जो वर्किंग कैपिटल आइटम्स थे इधर जो आते थे, आज उनके भी क्या बनेंगे, लेजर्स। तो लिखो, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले आइटम्स, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे। इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाले, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले आइटम भी लेजर्स बनाएंगे। जी सही है, आगे आ जाए भाई। अच्छा जी, अब ये सवाल मैं पूरा नहीं करूंगा, क्यों, पूरा सवाल तो हमने किया हुआ है, तो पूरा सवाल तो ये आपने घर पे करना है, होमवर्क आप साथ लिख भी चुके होगे, मुझे पता है बड़े तेज हैं आप लोग, ठीक है, ऑलरेडी आपने साथ लिखा होगा होमवर्क लिखा होगा डायरेक्ट मेथड से, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाऊंगा, क्योंकि उसमें फर्क है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजों में मैं आपको कहूंगा ये जैसे लेजर था पहले वेरी लेजर बनेगा, आपने इंशाल्लाह घर पे फिर कंप्लीट कर लेना है इसको, ठीक है। लेकिन तरतीब पूरी चलाऊंगा, सवाल पूरा ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी, कैश। कैश कहां जाता है, तो ये घर पे आप वर्किंग वन में यहां पे लिख दोगे कैश, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे पहले लिखा था। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स, ये डेटर्स पहले कहां जाते थे, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के चेंजेस में जाते थे, आज इसका भी क्या बनाएंगे, लेजर, ठीक है। तो सबसे पहला लेजर हमारा बनेगा, नंबर 2 वर्किंग हो गई डेटर्स का। जी डेटर्स का लेजर बन गया, तो बताओ ओपनिंग 104, क्लोजिंग 280। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बनता था इसका,
लेजर, तो आज भी लेजर आप घर पे बना लोगे। वो जो पहले बनाया मैं नया काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा सब, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर आपने घर पे बना लिया होगा अब तक, ठीक है ना, जब सवाल कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्या है जी, कहां जाता था ये स्टार, वर्किंग कैपिटल आइटम था, आज इसका भी क्या बनेगा, लेजर। तो नंबर 3 इन्वेंट्री का भी लेजर। ओपनिंग बता 200, क्लोजिंग 424। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऑफिस सप्लाईज हैं, ये दोनों कहां गए थे, पर ये हैं क्या, ये क्या सेल्स से रिलेटेड होते हैं या ये कॉस्ट ऑफ सेल से होते हैं, ये बाकी एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे जो और एक्सपेंसेस होते हैं। तो भाई इन्वेंट्री का, डेटर का, क्रेडिटर का लेजर बनेगा और एक्सपेंसेस का भी लेजरा बनेगा। क्या बनेगा, लेजरा, यानी कंसोलिडेटेड लेजर बनाएंगे हम। एक्सपेंसेस का अलग अलग नहीं कि आप का अलग लेजर बना रहे हैं, आप वेजेस पेबल का अलग लेजर बनाने लग जाएं, ऐसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमने ना एक फिगर निकालनी है कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस की, तो सारे एक्सपेंसेस का एक ही लेजर बना लेंगे, लेजरा बना लेंगे, ठीक है। सारे उसमें प्री पेमेंट्स, पेबल्स उसमें फेंक देंगे, एक्सपेंसेस वहां पे फेंकेंगे और एक ही फिगर कैश की निकाल के हम कैश फ्लो के अंदर ले जाएंगे। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो नंबर 4 में क्रेडिटर्स का मैं लिख देता हूं, चलो जरा, ताकि ये जगह क्रेडिटर्स अभी आएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। उसके बाद एक्सपेंसेस का लेजरा, कंसोलिडेटेड लेजर बना लेंगे, ठीक है जी। ये देखो, एक्सपेंसेस, ऐसे आवाज भी भारी होगी, एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो ये 4 नए लेजर इस मेथड में बनने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर और बाकी एक्रूवल प्री पेमेंट्स, यही आते थे ना वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिट और बाकी सारे एक्रूवल प्री पेमेंट्स। तो इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर और बाकी सारे एक्रूवल प्री पेमेंट्स, बस ये 4 लेजर बनेंगे, 5वां कुछ भी नहीं बनना, बाकी सारा सवाल वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो अच्छा, हम अच्छा वाला चल रहे थे, इधर आए, वापस कहां चलेंगे जी, कैश से शुरू करते हैं। फिर कैश कहां चला जाएगा, वर्किंग वन में, डेटर का लेजर, हमें भाई यहां से लगा दें जरा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये इधर से लगा हुआ आगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो डेटर्स का क्या बनेगा, लेजर, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेजर बनता था, आज भी बनेगा, आपकी वर्किंग का नंबर थोड़ा चेंज होगा, वहां पे नंबर 3 में आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो पर्चे में, आप इन 4 को इकट्ठे ही रख लो, जरा सहूलत के लिए अपने बेशक रख लो, नंबरिंग लगा के रख लो, और बाकी फिर जैसे आते जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नंबर 6 से 7, 8 ऐसे कर लेते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल में जाता था, आज ये भी लेजर में आ गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कहां जाता था, वर्किंग कैपिटल में, आज इसको ले आओ एक्सपेंसेस के लेजर में। प्री पेमेंट है, लाइबिलिटी है ना, है एक्सपेंस प्री पे हो तो एसेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होती है। तो एसेट है, ओपनिंग में एसेट है, तो एसेट की ओपनिंग साइड, तो ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी जी, 36, क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी जी, 24। नजर आ रहा है एंड वालों, एंड वालों नजर आ रहा है, एंड वालों, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज, ये भी वही आइटम है वर्किंग कैपिटल का, स्टेशनरी की तरह से, याद है पहला सवाल ये किया था, ठीक है। तो ये भी एक एसेट ही है, ओपनिंग कितना है 7, क्लोजिंग कितना है 14, तो ओपनिंग ऑफिस सप्लाईज। ऐसे ही प्रीपेड रेंट भी हो सकता था, सही है, एडवांस सैलरी भी हो सकती थी। तो जो एसेट है ओपनिंग क्लोजिंग एसेट साइड पे लिख दो, ओपनिंग क्लोजिंग, और जो लाइबिलिटीज होंगी वो क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे, ठीक है जी। ओपनिंग ऑफिस सप्लाईज 7, क्लोजिंग ऑफिस सप्लाईज 14, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़े, लैंड लेजर था, आज भी लेजर, बिल्डिंग लेजर था, आज भी लेजर, एक्विडेशन लेजर, इक्विपमेंट लेजर, एक्विडेशन लेजर, ये तो सारा पुराना लेजर, सारे आप ओपन कर लेंगे घर पे। ये नहीं कहना हमने भी पहले ये सवाल किया हुआ है, आपने मुकम्मल करना है सारा सवाल, एक बार भूल जाने के पहले ये किया था और डायरेक्ट मेथड से इसको करना है सारे को, ठीक है ना। चेंज वाला एरिया सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बाकी तो सारा वैसे के वैसे लेजर्स ही बनने, ठीक है। आगे बढ़े जी, चले आगे। नेक्स्ट अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर, कहां जाया करता था, वर्किंग कैपिटल में, आज ये भी कहां, लेजर। तो ओपनिंग, ये ध्यान रख लेना लाइबिलिटी का लेजर है क्रेडिटर जी। ओपनिंग 260, क्लोजिंग 158 है, 263 है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट वेजेस पेएबल, ये वर्किंग कैपिटल का आइटम है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस पेएबल है, तो एक्सपेंसेस के लेजर ए में ले आओ। ओपनिंग वेजेस पेएबल 24 और क्लोजिंग वेजेस पेएबल
14, अच्छा 40, ठीक है जी। अब ये सारे एक्सपेंसेस यहां पे फेंक दिए हमने, तो इंशाल्लाह कैश की एक ही फिगर निकलेगी जो सारे एक्सपेंसेस की कैश पेड की फिगर होगी, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म लोन कहां जाएगा, कैश वर्किंग वन, कैश इन कैश इक्विपमेंट नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन लेजर बनेगा, फिर कैपिटल लेजर बनेगा। सारा सवाल यहां तक हो गया, खत्म, ठीक है। बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब इनकम स्टेटमेंट में जाने से पहले कुछ डिस्कस करना है आपके साथ, तो अगर आपने कुछ नोट करना है तो एक आध मिनट में कर लें। वैसे क्या करना है, एंड पे नोट करना। इधर देखो, ये 4 लेजर्स बने हमारे, नए ये 4 लेजर्स बने, लेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस। डेटर के लेजर की 4 नॉर्मल आइटम्स कौन कौन सी बता सकता है कोई? डेटर के लेजर में 4 नॉर्मल चीजें कौन कौन सी? देखें, ये थोड़ी सी बात ना यहां पे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अब सिंगल एंट्री का टॉपिक FAR 1 में नहीं रहा। आज से 2 अटेम्प्ट पहले सिंगल एंट्री का एक टॉपिक होता था, बड़ा हैवी टॉपिक था, 13-14 दिन बच्चा उनमें रुलता था। उसमें रुलने के बाद फिर बच्चे को कोई और टॉपिक मुश्किल नहीं लगता था, सब आसान लगते थे। तो वहां पर जो एक ट्रीटमेंट, एक तरीका होता था, वो तरीका यहीं पर इस्तेमाल हो जाता था। तो यहां पर बिल्कुल ही बात नहीं करनी पड़ती थी, फिर इतनी देर में 5-7 मिनट भी नहीं करनी पड़ती थी जो अब करने लगा हूं। बहरहाल बड़ी सादा सी बात है, देखिए जरा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। डेटर के लेजर में नॉर्मल कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? सेल्स होती हैं जी, बिल्कुल। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता है और ओपनिंग क्लोजिंग होता है भाई। बाकी अब नॉर्मेलिटीज हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ वगैरह, ये अब नॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। काउंट्रा शॉन्ट्रा ये अब नॉर्मेलिटीज हैं। मैंने नॉर्मल 4 चीजें पूछी हैं, अब नॉर्मेलिटी सवाल खुद बताया करेगा। 4 नॉर्मल चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं डेटर के लेजर में? ओपनिंग, फिर सेल्स, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, और फिर क्लोजिंग, ठीक है। अब इन 4 में से कोई सी 3 चीजें सवाल में अगर गिवन हो तो चौथी क्या निकल आया करेगी? बैलेंसिंग। नॉर्मली कैश ही बैलेंसिंग निकलेगा, हम बना जो कैश लो रहे हैं, तो कहीं से ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाया करेगी, कहीं से सेल्स मिल जाया करेंगी, और फिर कैश बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और ये कैश हुआ करेगा वो फिगर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स निकलेगा इंशाल्लाह यहां से। बहरहाल फिलहाल तो बात कर रहे हैं क्रेडिटर के लेजर के 4 नॉर्मल चीजें बता दें। ओपनिंग हो सकता है जी, बिल्कुल, फिर परचेजेस, फिर कैश, ये कैश पेड टू सप्लायर होगा ना, और फिर क्लोजिंग। अब ये 4 नॉर्मल चीजें हैं, बाकी कोई अब नॉर्मेलिटी हो तो सवाल खुद बताता है, ठीक है। तो ये 4 नॉर्मल चीजों में से कोई सी 3 दे देगा, चौथी हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो के टॉपिक के लिए एक छोटी सी टिप और भी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, हमारी सेल्स जो है वो 1000 रुपए है, जिसके अंदर 850 रुपए की सेल क्रेडिट है, 150 रुपए की सेल्स कैश है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट तो यही है जो बचपन से पढ़ा हुआ है कि डेटर के लेजर में सिर्फ कौन सी सेल्स आती हैं? क्रेडिट सेल्स। भाई कैश सेल्स किसी ने बोला है तो अल्लाह माफ कर दे बस उसको। डेटर के लेजर में तो हमेशा कौन सी सेल्स आएंगी? क्रेडिट सेल्स। कौन सी? क्रेडिट सेल्स। अब मिसाल के तौर पे हम डाटा अज्यूम करता हूं मैं कि जी 15 रुपए ओपनिंग था, 28 रुपए क्लोजिंग था, और सेल्स तो हमें गिवन है सवाल में, सेल्स कितनी है जी? क्रेडिट सेल्स 850। जरा मुझे बता दो कैश कितना बैलेंसिंग आता है। अब ये अंदाजा नहीं लगाना, ये फिगर्स गिवन है, जरा कैलकुलेटर निकाल लें प्लीज। हैं 837। अब जब आप कैश फ्लो बना रहे होंगे, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रही होंगी, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और ये यहां से वर्किंग से आप उठाओगे 837 लिखोगे, तो क्या ये सही लिखा आपने? कोई गड़बड़ है इसमें जी? ये 150 की कैश सेल्स भी तो कैश इनफ्लो था, लेकिन आपसे ये मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि डेटर के लेजर में आपने सिर्फ क्रेडिट सेल लिखनी होती है, तो ये कैश गलती से मिस हो गया। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर नहीं है। तो या तो आपको 837 के अंदर 150 मैनुअली यहां ऐड करना पड़ेगा, या आपको यूं लिखना पड़ेगा अलग से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स। कितना जी? 150। तो ये टोटल कितना बनता है वैसे? 987, ठीक है ना। तो ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स डेटर को जो किया उनसे आने वाला कैश, ये दोनों ही कैश इनफ्लो होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि आप, वैसे तो कॉन्सेप्ट यही है कि डेटर के लेजर में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ने जाना है, कॉन्सेप्ट तो यही है कि डेटर के लेजर में
क्रेडिट सेल्स ने जाना है, लेकिन सिर्फ कैश फ्लो के टॉपिक में ना आप एक काम कर लिया करो, आप यहां पे सेल्स जो है वो कैश प्लस क्रेडिट ले लिया करो। क्या मतलब? मतलब यहां पे आप टोटल जी टोटल क्या करो 1000 की सेल ही ले लो, यानी कि ये कितना था ओपनिंग? 15 था, मैं नजर नहीं आ रहा ना, आप देखो फिर भूल ही ना जाओ आप लोग, 15 ही था। तो यहां पे आप 1000 की सेल ले लो भाई, 1000 की। तो यहां पर जो कैश की फिगर आएगी वो कितनी आएगी जरा देखो, 987। तो वो फिगर ऑलरेडी सही होकर निकल आएगी। इसमें आपके भूलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल्स ही आती हैं, क्रेडिट सेल्स ही आती हैं, कैश सेल्स नहीं आती हैं, लेकिन कैश फ्लो के टॉपिक के लिए आपको ये सहूलत दे दी जाती है कि आप यहां पर टोटल सेल्स ले लें डेटर के लेजर में, ताकि जो कैश बैलेंसिंग निकले उसमें क्रेडिट सेल्स वाला कैश भी आ जाए और कैश सेल्स वाला उस तरफ फेंक दोगे कैश सेल के अंदर, अगर वो फिगर फेंक दोगे कैश सेल्स की तो बैलेंसिंग जब इस तरफ कैश निकलेगा तो उसमें ऐड हो ही जाना है। ठीक है, तो इससे एक फायदा हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हाइब्रिड वालों का सही आ रहा है, व्यू बंद हो गया था बीच में, सही है? अच्छा चले भाई, ये बात समझ आई है कि डेटर के लेजर में वैसे जाना क्रेडिट सेल्स नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक के लिए क्या कर लिया करो, डेटर के लेजर में टोटल सेल्स ले जाया करो, इससे वक्त भी बचेगा, गलती के चांसेस भी नहीं रहेंगे, आप कैश सेल्स को भी बीच में ऐड कर जाओगे। तो ऐसे कर लेना बेहतर है। ओके, सही है। ऐसे ही परचेजेस के केस में भी आप यही काम कर लिया करो कि आप कैश प्लस क्रेडिट दोनों, क्रेडिट वैसे तो होनी यहां पर क्रेडिट परचेजेस चाहिए, लेकिन आप क्रेडिट प्लस कैश कर लोगे तो उससे फायदा क्या होगा, इस कैश की एक फिगर के अंदर उधार पे जो परचेजेस की थी उन क्रेडिटर्स को जो पैसे दिए वो भी आ जाएंगे और कैश की परचेजेस के पैसे भी आ जाएंगे। ऐसे ही डेटर के अंदर भी आप क्रेडिट प्लस कैश सेल्स ले लो। ठीक है, ओके। तो ये एक टिप थी, 4 नॉर्मल चीजों के, असल बात तो वही थी कि 4 नॉर्मल चीजें अकाउंट में कौन कौन सी होती हैं, लेकिन बीच में एक जरा मैंने आपको वैसे एक टिप दे दी, इससे जरा फायदा हो जाएगा, वक्त भी बचेगा, गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ आती है ये बात? चलने आगे। अच्छा जी, इन्वेंट्री के लेजर में कोई नॉर्मल 4 चीजें बता दे मुझे बच्चा। अच्छा जी, ओपनिंग क्लोजिंग तो बहुत बड़ा फेवरेट है हमारा, ओपनिंग क्लोजिंग तो होता ही है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग जी, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके अलावा कोई चीज याद करें, परपेचुअल सिस्टम में आपको इन्वेंट्री का लेजर बनाना सिखाया था। ठीक है, ये परपेचुअल सिस्टम तो नहीं है सच, कोई यहीं पे लिखा होगा परपेचुअल फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉलो हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन जब इन्वेंट्री का लेजर हमने बना लिया ना, तो फिर जैसे परपेचुअल सिस्टम में बनाना सीखा था वैसे ही बनाएंगे ना। ठीक है, तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर आपको याद हो तो मैंने कहा था सेल्स के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, याद करें, यादें माजी अजाब नहीं है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट ये सेलिंग प्राइस से, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और उसके अगेंस्ट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये एक नॉर्मल चीज है इन्वेंट्री के लेजर की। ठीक है, और दूसरी क्या चीज नॉर्मल, चौथी क्या चीज नॉर्मल आती है, बोलो? वो जुमला याद करो, जब मैंने पहले दिन आपको इन्वेंट्री का लेजर बनाना सिखाया था, मैंने कहा था इन्वेंट्री का लेजर बनेगा जो अपनी डेबिट साइड पर चीजों का आना यानी कॉस्ट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट साइड पे चीजों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेगा। याद करो, ठीक है। और फिर आपको ये कहा था परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेजेस की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। याद आया कुछ याद आया? परचेज ऑफ गुड्स, परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट। ठीक है, और परपेचुअल सिस्टम में यही एंट्री क्या बन जाती थी? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट। ये नहीं याद आया आपको भाई? ये आपको नहीं याद आया एनकों वाले भाई? आ गया याद? अच्छा आ गया, शुक्र है आपको याद। तो जब इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है तो इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पर चीजों का आना रिकॉर्ड होता है यानी परचेजेस। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पर क्रेडिटर या कैश की फिगर की परचेजेस आ सकती हैं। ठीक है ना, परचेजेस में ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ओके, तो ये 4 नॉर्मल चीजें इन्वेंट्री के लेजर की हैं। ठीक है, यहां पर भी आप परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री लिख सकते हो, लेकिन मैंने ना वो जरा उस वक्त सादा रखा है बात को। ठीक है ना, पीरियोडिक सिस्टम है तो यहां परचेजेस आएगा, अगर परपेचुअल सिस्टम है तो यहां इन्वेंट्री आएगा, कोई मसला नहीं है। वो जब हम यहां लेजर बनाएंगे ना, या आप यूं कर सकते हो इसको, अगर काट के लिखना चाहो तो काट के लिख लो, परचेजेस काट के इन्वेंट्री कर दो। ठीक है ना, जब इन्वेंट्री बन रहा होगा तो यहां इन्वेंट्री लिख देना, कोई मसला नहीं है, वही बात हो रही है। ठीक है, बस 4 नॉर्मल चीजें बताई। तो डेटर के अकाउंट में 4 नॉर्मल चीजें कौन सी हैं जी? ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। सेल्स टोटल ले लेना। क्रेडिटर के लेजर में 4 नॉर्मल चीजें कौन सी है जी? ओपनिंग, परचेजेस, कैश पेड और क्लोजिंग। वहां कैश रिसीव्ड है, यहां कैश पेड है। ठीक है, अच्छा, और यहां परचेज क्या कर लेना? टोटल ले लेना। इन्वेंट्री के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें कौन सी हैं? ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग। ठीक है,
की जगह हम वो क्रेडिट का लेजर लिखेंगे ना, क्रेडिट पे किए हैं, कैश पे किए हैं तो कैश लिखेंगे। इन्वेंट्री का लेजर ऐसे ही बनाना सीखा था, जाकर आप बेशक ओपन कर लेना वो रिवीजन इन्वेंट्रीज की जो आपको करवाई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस का लेजर, ये वो लेजर आपके सामने बनाने लगा हूं बच्चों जो एक्रूअल के टॉपिक में पहले दिन बनाया था। क्या मतलब, एक्सपेंसेस ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकते हैं और ओपनिंग में पेएबल भी हो सकते हैं। एडवांस क्या बेटा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस एडवांस प्रीपेड ही होता है। एडवांस एक्सपेंस जो पे करते हैं प्रीपेड उसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग में भी प्रीपेड हो सकता है और पेएबल हो सकता है, ठीक है। याद आ रहा है पहले दिन वाला लेजर, ऐसे एक रूल प्रीपेमेंट को इजी ले रहे थे, देखो यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता था मुझे याद नहीं रहा। एक्सपेंस कैड इधर अच्छा सॉरी यार, ये कर देता हूं, ये को गलती है, ये तो ऐसे ही लिख गया हूं प्रीपेड। हाँ, मैं वो बात जो कर रहा था वो करो जरा जी। एक्सपेंस के लेजर में कैश इस तरफ आएगा ना, बेसिक पे वापस जाओगे, एक्सपेंस है तो कैश पेमेंट की एंट्री दिमाग में करोगे। एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो इधर डेबिट साइड पर कैश आता था और एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है वो फिगर क्रेडिट साइड पे आती थी। अब हमें कोई एक चार में से कोई तीन चीजें दे देगा, चौथी बैलेंसिंग निकल आया करेगी जो जरूरत होगी, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है मेरे ख्याल में एक्सपेंस की फिगर दे देगा और हमें ये कैश निकालना होगा और ये वही कैश होगा जो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस हमने निकालना है, ठीक है। तो ये चार अकाउंट जो नए बने हैं इनके अंदर आपको चार नॉर्मल चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार नॉर्मल चीजें कौन कौन सी इनमें आती हैं, डेटर के लेजर में चार नॉर्मल चीजें कौन सी आती हैं जी, ओपनिंग, सेल्स, कैश रिसीव्ड और क्लोजिंग। क्रेडिटर के लेजर में चार नॉर्मल चीजें कौन सी आती हैं जी, ओपनिंग, परचेजेस, कैश पेड और क्लोजिंग। इन्वेंट्री के समझ आ रही है, इन्वेंट्री के लेजर में चार नॉर्मल चीजें कौन सी आती हैं, ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग। और एक्सपेंसेस के लेजर की चार नॉर्मल चीजें कौन सी हैं, चार नहीं, यहां पे 6 हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी हैं, बहरहाल ये एक्सपेंस का लेजर तो वही है जो हमने एक रूल बनाया था, इसको ऐसे तीन अकाउंट्स की चार नॉर्मल चीजें याद रखनी है, एक्सपेंस का लेजर हमें बनाना आता है। तो यहां तक कोई मसला बोलो। ये तीन अकाउंट की चार चीजें और ये एक्सपेंस का लेजर, ये हमने नई चीज यहां पर देखी है, ठीक है। चलें फिर सवाल की तरफ। इसकी पिक्चर लेनी है किसी ने तो ये ले लें इसकी पिक्चर। क्या मुश्किल लग रहा है तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये, निकल जाओ क्लास से। ये मुश्किल यहां पे लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल वाली बातें से जबानी की हैं। अभी सवाल में जाकर देखोगे तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सवाल की तरफ चलूं, इजाजत है? ले जी, बैलेंस शीट सारी टोटल हो गई थी खत्म, बोलो। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट। आज इनकम स्टेटमेंट का पीबीटी नहीं है 950 स्टार्टिंग पॉइंट, जरा देख लो। क्या स्टार्टिंग पॉइंट 950 है? 950 से शुरू नहीं कर रहे, इसलिए एडलेस वाला वो खाता भी नहीं है, ठीक है। आज तो हमारी कहानी शुरू हो रही है सेल्स से, और सेल्स के लिए सेल्स की जगह डेटर का लेजर है, हम डेटर का लेजर बना चुके हैं। सवाल खामोश है तो इसको अज्यूम करेंगे ये सारी की सारी सेल्स क्रेडिट है, क्योंकि डेटर का लेजर तो आ रहा है ना, बोलो। तो अगर सवाल ने कैश सेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि इसमें से कितनी सेल्स कैश हैं, तो फिर सारी की सारी क्या अज्यूम कर लो, क्रेडिट है। अच्छा, मजे की बात, सवाल ये कह भी देता कि इनमें से मिसाल के तौर पे 15%, 20% कैश सेल्स हैं, बाकी क्रेडिट हैं, तब भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। हमने तो वैसे ही असूल ये बना लिया, जिंदगी आसान की हुई है, इसीलिए यहां पे वो बांटना मूटना ना पड़े, चुप करके सारी सेल उठाएंगे, उसको डेटर के लेजर में लिख देंगे, क्योंकि हमने तो कैश हो चाहे क्रेडिट हो, सारी की सारी सेल कहां लिखनी होती है, डेटर के लेजर में, ठीक है। तो 9280 सेल्स हैं, ये सेल्स डेटर के लेजर में आ जाएंगी, वो बाद में देखते हैं जी। कितनी? 9280। अभी तो डाटा लिख लेना, बैलेंसिंग तो एंड पे करते होते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है नजर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल 6199, ये कहां जाएंगी, इन्वेंट्री के लेजर में। किस तरह आती है कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट साइड पे 6199, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। भाई हमने तो इनको इकट्ठा ही कर दिया हुआ है, चाहे सेलिंग है चाहे एडमिन है, हमने इनको इकट्ठा कर दिया हुआ है। तो पे आकर हमने लिखा सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 634, और एडमिन एक्सपेंसेस 124। पहले क्यों 12 की तरह बोला था 3 को, 1348। एंड वालों नजर आ रहा है, एंड वालों सही नजर आ रहा है, एंड वालों सही नजर आ रहा है, अब येलो शर्ट वाले सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, 13 नहीं, मैं वो उस तरफ में आता हूं, यहां तक को मसला। अगला मेरा सवाल नेक्स्ट क्या है जी, डेप्रीसिएशन 230। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी यहां पर ले लेंगे हम, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 230, सही है।
हाँ, इसको यहां पे नहीं लेना। इसको यहां पे क्यों नहीं लेना, इसको जरा यहां पे प्रूफ करते हैं। इधर देखो, मिसाल के तौर पे, बल्कि मिसाल के तौर पे क्यों, सवाल के तौर पे ही चलते हैं। ये लेजर जो बनाया जरा मुझे दोबारा बनवाओ, यहां पे जरा दोबारा बनवाओ। वहां पे नहीं गन डालते, यहां पे इसको बना लेते हैं। एक्सपेंस का लेजरा बना हुआ है, एक्सपेंस का लेजरा बना हुआ है। नहीं हो सर, उसमें कैपिटल है। अच्छा जी, कैपिटल ही लिख लें, ये लें एक्सपेंसेस जी। ब्रॉड डाउन और ब्रॉड डाउन कितना कितना आ रहा है जरा बताओ जल्दी से। 37। और इधर ब्रॉड डाउन 24। इधर कैरी डाउन 40 और इधर कैरी डाउन 24 और 14। ठीक है। उसके बाद आपने अभी अभी एक्सपेंसेस लिखवाए थे, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस कितने, सेलिंग पहले है, चलो सेलिंग लिखवा दो। सेलिंग एक्सपेंस 600, एडमिन एक्सपेंस 134। अच्छा, उसके बाद कैश की फिगर इस तरफ आती है। जरा बैलेंसिंग फिगर निकालो फिलहाल, जल्दी से निकालो जरा, जल्दी से, जल्दी 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 कैलकुलेटर निकालो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये लेजर बना हुआ उधर मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज समझानी है इसलिए जल्दी करो। ये टोटल करो, बैलेंसिंग निकालो कितना, 19। अच्छा, अब इधर देखो, अब सबकी तवज्जो चाहिए। हमने यहां पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को ऐड किया, इस तरफ लिखा, बाकी एक्सपेंसेस के साथ साथ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को भी लिखा। कितना था जी, 230। अगर ये 230 हो तो बैलेंसिंग फिगर पे क्या असर पड़ता है जरा देखो। क्या 21, क्या मतलब, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस में ये 230 भी शामिल हो गया। क्या डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री कभी ये सीखी है हमने, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट? क्या ये कैश पेड किया है हमने फॉर एक्सपेंसेस? क्या ये 230 का कैश हमने पे किया है फॉर एक्सपेंसेस? बोलो, नहीं पे किया ना। इसका मतलब इस 230 को यहां पे लिखने से गड़बड़ क्या होगी, अगर ये एक्सपेंसेस वाली साइड पे लिखा गया तो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस की फिगर में ऐड हो जाएगा और एक नॉन कैश एक्सपेंस कैश पेमेंट की फिगर में आ जाएगा, जो कि गलत है। ये बात समझ आई है? इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को यहां पर नहीं लेना। जब इस 230 को यहां पर नहीं लेंगे आप, तो फिर आपका एक्सपेंस कितना आएगा, 1961 ही आएगा, आपका ये एक्सपेंस नहीं बनेगा फिर। ठीक है जी, ओके बच्चों, और सही है, बात समझ गए हो? चलो, ये आसान बात है फिलहाल, तो ये सवाल आसान है। मुश्किल क्या होती, मुश्किल पता है क्या होती, मुश्किल वो होमवर्क के सवाल में भी होगी, और सवाल जो आपको मिलेंगे ना, सवाल पर्चे में आ करेंगे, टेस्ट में आ करेंगे, उनमें मुश्किल होगी। वो क्या होगी, मुश्किल ये होगी कि सवाल के अंदर यूं डेफिनेशन अलग से नहीं होगी। पहले सवाल में ये आसानियां हुआ करती हैं, जो पहले जिंदगी में सवाल आप पहला करते हैं ना कोई भी, उसमें ये आसानियां होती हैं। क्या एक्सपेंस अलग पड़ा हुआ है, ऐसे अलग नहीं पड़ा होता। ये डेफिनेशन एक्सपेंस भी एलोकेट कर दिया जाता है इन एक्सपेंसेस में, फेस के ऊपर नजर नहीं आता ये। अब मसला ये होगा कि सवाल कहेगा एडमिन एक्सपेंस में, सेलिंग एक्सपेंस में इतनी फिगर बताएगा, जाहिर सी बात है वो कहेगा इतनी डेप्रिसिएशन है जो एडमिन और सेलिंग में छुपी पड़ी है। यहां पे मसला शुरू होगा। क्या मतलब, जो फिगर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से आप एक्सपेंस की उठा के यहां पर लाएंगे, उनके अंदर छुपी पड़ी होगी डेप्रिसिएशन। सवाल बताएगा इतनी इतनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। यहां तो आसान था ना कि 230 को क्या करो। ये मैं मैक्सिमम मुश्किल बता रहा हूं इस मेथड की, जो इस सवाल में नहीं है। इस मेथड की मैक्सिमम मुश्किल बात यही है जो आपको समझाने लगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये मैक्सिमम मुश्किल बात है। क्या सवाल के अंदर वो कह दे कि ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये एडमिन एक्सपेंस है, और नीचे एक एडजस्टमेंट में लाइन लिखी हुई हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 230 है, फेस में नजर ना आ रहा हो, जो इतना सेलिंग में पड़ा है इतना एडमिन में पड़ा है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, वो इंक्लूड पड़ा है ना, तो सिंपल सी बात है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके सही फिगर यहां पे लिखे। क्योंकि अगर वो यहां पे पड़ा रहेगा इसके अंदर, तो जो कैश की फिगर यहां बैलेंसिंग निकलेगी उसके अंदर ये शामिल हो जाएगा, जैसे अभी 230 शामिल हो गया। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मुश्किल क्या है, मैक्सिमम मुश्किल है ये एडजस्टमेंट, कि इन एक्सपेंसेस के अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये सेलिंग या एडमिन एक्सपेंसेस जो सवाल के अंदर गिवन हो, इनके अंदर कोई नॉन कैश एक्सपेंस पड़ा हो, जैसे डेप्रीसिएशन है, जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है, जैसे इंपेयरमेंट लॉस है। सवाल बताएगा कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस अगर इनमें पड़ा हुआ है, तो यहां पे लिखने से पहले उसको वहां से माइनस कर दो, ताकि वो यहां पे आके कैश की फिगर में शामिल ना हो जाए। ठीक है। तो मैक्सिमम मुश्किल ये, इससे ऊपर कुछ मुश्किल नहीं है इस मेथड के अंदर, वरना तो बहुत आसान मेथड है। ठीक है। तो क्या करोगे, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो कि गिवन होंगे सवाल के अंदर, ठीक है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, यूं कह देता हूं मैं, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो कि गिवन होंगे, उनमें से आपने माइनस कर देने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स को आपने माइनस कर देना है। वो कौन कौन से होंगे कल वाले सवाल के अंदर वो मैं लिखवा भी दूंगा, फिर चीजें ऐड भी कर लेंगे उसके अंदर। फिलहाल तो सिर्फ आपको इतना बता दें कि नॉन कैश आइटम्स अगर होते, इनमें क्यों नहीं माइनस करने पड़े, क्योंकि एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से पड़ा हुआ है। इधर देखो,
लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अलग से पड़ा हुआ है, कुछ भी यहां पर शामिल नहीं है, ठीक है। गेन लॉसेस अलग पड़े हैं, डेप्शन अलग पड़ी, इसलिए सुकून से ये फिगर उठाई, ये साफ सुथरी फिगर है जी, यहां पे लिख दी। अच्छा, यही वाला काम एक और जगह भी हो सकता है। क्या मतलब? डेप्रीसिएशन जो होती है ना बच्चों, याद रखना, डेप्रीसिएशन अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग की हो ना तो वो एडमिन सेलिंग में नहीं जाती, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्शन होगी तो वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर अगर पड़ी होगी तो क्या करेंगे? ओ भाई कोई मसला नहीं है, वही काम जो यहां किया हो यहां पे कर लेना है। क्या करोगे आप? कॉस्ट ऑफ सेल पकड़ोगे जो सवाल में गिवन होगी, उसमें से माइनस क्या कर दोगे? नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। और जो निकलेगी उसको आप ऊपर ले जाओगे। ये मैक्सिमम मुश्किल है ऊपर, इस टॉपिक के अंदर कोई मुश्किल नहीं है इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो पहले सवाल में तो ये भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये पहला सवाल था। हाँ, जो वाहिद आई के अपने टेस्ट किया हुआ है पास पेपर के अंदर सवाल, वो आज होमवर्क में दूंगा, कल सारा खुद करवाऊंगा, उसके अंदर ये काम होना है, ठीक है ना। सही है। असल में ना 2-3 अटेम्प्ट पहले तक आई कैप FAR2 में भी कैश फ्लो टेस्ट करता था, तो इनडायरेक्ट मेथड FAR1 में टेस्ट करता था ज्यादा, और डायरेक्ट मेथड FAR2 में। डायरेक्ट मेथड कभी भी FAR1 में उसने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन पिछली 2-3 अटेम्प्ट से वहां से उसने खत्म कर दिया कैश फ्लो को। अब यहीं पे टेस्ट करना है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो फिलहाल तो इनडायरेक्ट मेथड हम अच्छी तरीके से सीख चुके थे, डायरेक्ट मेथड में हम आए, और इस सवाल के अंदर तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ऐसा, लेकिन ये करना पड़ सकता है, ठीक है जी। सही हो गया, चले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डेप्शन को इग्नोर कर दिया आपने, बोलो। अच्छा, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस या इनकम्स में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड अलग पड़ा है कि सेल में ऐड हुआ पड़ा है, तो फिर माइनस करने की जरूरत है। वहां पे क्यों माइनस करते थे? पिछले मेथड में पीबीटी से स्टार्ट करते थे, फिगर स्टार्टिंग एंड वाली होती थी, तो सारा कुछ उसमें एडलेस हो चुका होता था, ठीक है ना। तो अच्छा, आगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करें? इग्नोर करें जी। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या करें जी? इग्नोर करें। मसला तब होता जब ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इधर एडमिन या सेलिंग में छुपा पड़ा होता, माइनस करना पड़ता। यहां गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो सेल में छुपा पड़ा होता, तो सेल की फिगर लेकर जाते हुए माइनस करना पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इस मेथड के अंदर हमने इस 230 को भी इग्नोर किया, इस 64, 32, 15 सबको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक। इस लेजर में ले जाए बेटा, बताओ है वो बनाओगे तुमने बनाना है, मैंने इस वक्त इसी लेजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिस्पोजल का लेजर बनेगा, क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि उससे कैश की फिगर निकालनी है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आनी है। मैंने सारे सवाल को आपको नहीं कहा कि आपने चेंज करना है, सिर्फ यहां पे कह रहा हूं जितना मेथड मैंने चेंज किया, ठीक कह रहा है बच्चा। डिस्पोजल का अकाउंट आपने, उसमें गेन लॉस सवाल में गिवन है, वो रिवर्स नहीं करना ऊपर कहीं जाके, लेकिन कैश की फिगर तो निकालनी है ना जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, तो सवाल बिल्कुल सारे का सारा वैसे करना है, ओके। हाँ, चेंज क्या आया है? चेंज आया है गेन या लॉस, यहां पर हम क्या करते थे? एड बैक कर ले, पहले गल तू कर ले यार, पहले चुप करके सुनना इधर। गेन लॉस जो है वो यहां पे एडजस्ट करते थे, वो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो एडजस्ट करना पड़े गेन लॉस तो कहां कर सकता है? मिसाल के तौर पे लॉस है और वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंस में छुपा पड़ा है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहां पे आके। इधर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं क्योंकि पीबीटी से शुरू नहीं कर रहे हम, तो गेन लॉस की एडजस्टमेंट कोई नहीं, अनलेस कि वो इन एक्सपेंसेस में शामिल हो जाए जो एक्सपेंस के लेजर में पड़े हुए हैं। लेकिन डिस्पोजल का लेजर तो बनाओगे, क्यों? क्योंकि कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट यहां पे इनफ्लो तो शो करना है ना, जो सवाल में गिवन नहीं है, तो बनेगा, ओके। गेन अगर इंक्लूड होगा तो कहां इंक्लूड होगा? मेरे ख्याल में सेल में हो सकता है, इनकम में बड़ा हो सकता है ना, तो निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? गेन इज नॉट कैश। डिस्पोजल के लेजर में गेन जब आता है तो कैश रिसीव्ड और चीज होती है, हाँ, लेकिन वो गेन कहीं इंक्लूड नहीं कराएगा। हाँ, अदर इनकम के अंदर पड़ा और अदर इनकम का कोई लेजर बनवा ले तो वो अलग बात है, सवाल करेंगे तो फिर कल वो करवाऊंगा ना, ठीक है। मजे का सवाल भाई, ठीक है। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन कहां पड़ा हो सकता है बताओ? प्रॉफिट तक आते आते ऐड हुआ है ना, हम तो प्रॉफिट शुरू नहीं कर रहे बेटा। मसला यह है कि गेन अगर यहां पे ना पड़ा होता, इस सेल की फिगर में ऐड होता, सेल के लेजर में आ रहे थे ऑडिटर का, माइनस करना पड़ता। तो गेन लॉस कहीं रिवर्स नहीं करना हमने, अनलेस कि वो इन हमारी रेलेवेंट फिगर्स में शामिल ना हुआ पड़ा हो। किन फिगर्स में? इस सेल में ना आ गया हो, इस कॉस्ट प्रॉफिट लॉस के आइटम है ना, इस कॉस्ट ऑफ सेल में ना आ गया हो, इस सेलिंग में आ गया हो, इस एडमिन में ना आ गया हो। अगर इनमें नहीं है गेन लॉस पड़े हुए तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, बस कैश रिसीव्ड या कैश पेड ऑन एडिशन निकालना होता है, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल निकालना होता है, वो यहां पे निकाल कर लगेंगे, ठीक है। सवाल में जब आएगा तो देखेंगे ना, इसमें तो नहीं है ना, इसमें कहीं पे गेन लॉस लेके जाना है, तो जब कहीं पे ऐड या लेस हो जाएगा तो तब की तब देखना ना। इसको तो देखो, इसमें को करना है गेन लॉस को कहीं पे ऐड लेस करना है, बोलो इस सवाल में गेन लॉस को कहीं ऐड लेस करना है? नहीं करना। हाँ, डिस्पोजल का लेजर जरूर बनाना क्योंकि उससे क्या निकलेगा? हाँ, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आना है आपका, ठीक है जी, सही है, ओके। एडजस्टमेंट्स देख लें। एडजस्टमेंट, ये तो आपकी अपनी एडजस्टमेंट आपने कर लेना है, इसको की हुई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सोल्ड सब कुछ, डेप्रिसिएशन 600, अच्छा सब कुछ ही किया हमने, ड्राइंग्स, ये सारा सवाल आपने वैसे कर लिया हुआ है। मैं बैलेंसिंग करने लगा हूं अपने रेलेवेंट लेजर्स की जो 4 नए बने हैं। सबसे पहला लेजर कौन सा है? डेटर का। इसमें क्या चीज बैलेंसिंग आ रही है बताओ? किस तरफ आ रहा है? बोलो भाई, कितना है? 91
04। इधर देखो भाई, ये क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वर्किंग नंबर 2 से आ गया 9104। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? इनफ्लो है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर पॉजिटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री के लेजर ने हमें फिगर दी परचेजेस की, ऐसा ही है ना? परचेजेस कितना? 6423। इधर देखें, ये बैलेंसिंग तो निकल आया, लेकिन ये परचेजेस इन्वेंट्री के लेजर में परचेजेस नहीं होती, बेसिकली ये क्रेडिटर या कैश हम लिखते हैं। तो ये लिखने के बाद मैं इसको यूं काट देता हूं ताकि आपकी वो दिमाग वाली एंट्री भी ना खराब हो कि इन्वेंट्री के लेजर में परचेजेस आती हैं, ठीक है ना? अब परचेजेस कौन सी हैं? क्रेडिट परचेजेस हैं, तो यहां पे लिख दो क्रेडिटर्स। अच्छा, ये क्रेडिटर्स वाली परचेज हैं। सवाल खामोश है तो सारी परचेज क्रेडिट अज्यूम करते हैं, ठीक है? क्रेडिटर का लेजर तो मौजूद है, तो क्रेडिटर के लेजर के अंदर ये 6423 की जो फिगर आ रही है, ठीक है, ये जिसको आपने वो थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? परचेजेस। ये परचेजेस की फिगर, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो हम इसको इन्वेंट्री वाला लिख देंगे। ये मैं कह रहा था उस भाई को उस वक्त, ठीक है ना? कैसे कर लेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ता, यहां परचेज भी लिखा रहे तो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये परचेज को काट के इन्वेंट्री लिखा है। क्रेडिटर के लेजर में क्या आता है? यहां परचेजेस आती हैं, ठीक है? लेकिन चूंकि इन्वेंट्री का लेजर, तो परचेज की बजाय क्या आ गया? इन्वेंट्री, सिंपल, ठीक है? लेकिन ये लिख देना कि ये वर्किंग नंबर 3 से आया, ठीक है? अब इसमें ना 2 क्वेश्चन मार्क्स थे। क्रेडिटर के लेजर में ना परचेजेस ही ना कैश था, वो तो शुक्र है इन्वेंट्री के लेजर ने, और यही दिया करेगा इसको परचेज। इन्वेंट्री के लेजर ने इसको परचेज की फिगर दे दी। जब परचेज की फिगर इसके पास आ गई तो अब इसके पास कैश की फिगर बैलेंसिंग आ रही है 6528। तो ये 6528 क्या आ गया? कैश पेड टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 4, 6528। आउटफ्लो है या इनफ्लो है? ये कैश पेड है, ठीक है जी, माइनस। नेक्स्ट, एक्सपेंस का लेजर रहा, थोड़ी देर पहले आपने बैलेंस भी किया था, क्या आ रहा है जी? कैश 1961। ये कुछ भी नहीं करना पड़ा आज के सवाल में। तो ये कल वाला सवाल जो मैं करवाऊंगा, जो घर से आप करके आओगे, उसमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने। कई बार डिस्कस करेंगे इस बात को। वैसे तो कल खत्म हो जाए, लेकिन परसों का दिन भी रख लूंगा मैं। एक आधा को सवाल है टेस्ट के अंदर कोई डायरेक्ट मेथड वाला दे दूंगा ताकि अगले दिन कर लें डिस्कस। एनीवेज, दोनों भी दे सकता हूं, टर्म टेस्ट है, एक ही सवाल दोनों मेथड से करने के लिए भी दे सकता हूं। इट मे हैपन, एनीथिंग कैन हैपन जी। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 5, 1961, ठीक है जी। अच्छा सुने आप, ये देखें, कोई इंटरेस्ट पेड था इस सवाल में? पहला सवाल था। कोई टैक्स पेड था? हाँ, बस डिविडेंड था। वो डिविडेंड जो था वो मतलब ड्राइंग्स थी, मतलब डिविडेंड काट के हमने उसको क्या लिख दिया था? याद है? ड्राइंग्स लिख दिया था इसको। कितनी जी? हमने यहां पर 568 माइनस लिखा था, और कैपिटल के लेजर में भी इसको डेबिट साइड पे लिखा था, याद है? चलो बस इसका टोटल करें तो क्या आता है? पॉजिटिव 40। आप अपना पहले दिन वाला सवाल ओपन करके देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल 47 ही है, क्योंकि मेथड बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदल जाया करता। बाकी सवाल तो सारा सेम ही है, ठीक है? बस ये डिफरेंस आया इस एरिया के अंदर। लंबा चौड़ा काम किया था हमने, पीवीटी से स्टार्ट करके हुई नॉन कैश एडजस्टमेंट्स की थी, फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स की थी, फिर यहां पे 47 तक पहुंचे थे। लेकिन आज ये डिफरेंट तरीके से आए। सुने बात सुने, तो फर्क क्या पड़ा? जो पहले आइटम्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आते थे, उनके भी आज क्या बन गए? लेजर्स, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस, ठीक है जी। उसके अलावा पीबीटी से हम स्टार्ट करके नॉन कैश एडजस्टमेंट यहां पे नहीं कर रहे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पे नहीं कर रहे, बल्कि ये 3 चीजें हमने लेनी है: कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। फिर इन लेजर्स के अंदर आए तो डेटर के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें: ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। इन्वेंट्री के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें: ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग। क्रेडिटर के लेजर की 4 नॉर्मल चीजें: ओपनिंग, परचेजेस, कैश पेड और क्लोजिंग। और एक्सपेंस का वही लेजर जो पहले दिन एक्रूअल में बनाया था हमने। मैक्सिमम मुश्किल चीज है इसके अंदर कि एक्सपेंसेस जो दे, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? ये एक्सपेंस ही है। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल है। इधर देख लेते भाई, एक मिनट, ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। मैक्सिमम मुसीबत क्या पड़ सकती है कि इन एक्सपेंसेस के अंदर कोई नॉन कैश आइटम वो छुपा दे। सवाल में बताएगा वो खुद ही आपको, ठीक है? कहेगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये सेलिंग एक्सपेंस में इतना पड़ा हुआ है जी,
इंपेयरमेंट लॉस है, ये एडमिन एक्सपेंस में इतना पड़ा हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है, ये जनाब सेलिंग एक्सपेंस में हिसाब इतना पड़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ये जनाब कॉस्ट ऑफ सेल में इतनी पड़ी हुई है। तो ऐसी कोई बात आपको जब बता देगा तो आपने क्या करना है, जो गिवन फिगर हो सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस की, उसमें से आपने माइनस कर देना उस नॉन कैश आइटम को, सिंपल। और उससे फिर आपकी फिगर निकलेंगी वो सही सही कैश वाली फिगर्स निकल आएंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसको पहला होमवर्क तो ये है, दूसरा होमवर्क बताता हूं, पहले इसके साथ होमवर्क लिख लीजिए। कंप्लीट करना है सवाल आपने, इसको साथ साथ नोट करने की बजाय, जो कि बच्चों ने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीर खींच के रख ले अपने पास, घर जाके आपने बिल्कुल फ्रेश ऐसे सवाल साफ करके उसके ऊपर सवाल शुरू करना है। और सारा ऐसे समझना कि पहले ये सवाल कभी भी नहीं किया हुआ, इसलिए पूरा सवाल मुकम्मल करना है आपने। जो लेजर्स आपने, लैंड का लेजर भी बनाना है, बिल्डिंग का भी, जो जितने जो कुछ करना है सारा का सारा यहां पे दोबारा करके सवाल को कंप्लीट करना है, सिर्फ ये एरिया बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 है जी। स्टूडेंट कहां गए, भाग गए सर कह गए? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लो तुम। इसमें ना मैंने जबानी ज्यादा मुश्किल कर दिया इसको। अगर ये मैं नॉन कैश एडजस्टमेंट वाली बात ना करता तो इस सवाल में कख भी नहीं है। पर फायदा क्या हुआ फिर? मतलब तभी है ना कि अब आप घर पे 5 पेपर का सवाल तकरीबन कर रहा हो। कुछ मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन कल वो जाहिर सवाल करवाऊंगा आपको। तो अगर मैं ये बात ना करता नॉन कैश एडजस्टमेंट वाली के जी स्टार लगा के जो बात की है कि एक्सपेंसेस में छुपा पड़ा हो, तो फिर इस सवाल में कुछ है ही नहीं, फिर फायदा ही ना, फिर आगे क्लास ज़ाया हो गई। तो कुछ तो बात ट्विस्ट तो होना चाहिए ना कुछ। आपकी किताब का वाहिद सवाल जो ICAP ने टेस्ट किया है, भाई किताब आज लाजमी ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस देके आपको डिस्कस कर सकूं। होमवर्क में दिया करूंगा एक सवाल रोजाना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के 3-4 सवाल मैंने करवाने हैं आपसे, 3-4 सवाल क्वेश्चन बैंक के करने हैं अभी। ठीक है, 3 तो कम से कम करने भी हैं, अच्छे सवाल हैं। अच्छा सुने जी, ये देखें जी, प्रिपेयर STL स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 30 जून 19 यूजिंग। भाई एक बात सुन लो, कहीं लिखनी है तो लिख लो, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। ये डायरेक्ट मेथड जो आज सिखाया, ये सिर्फ तब लगाना है जब सवाल खुद कह दे। जब सवाल खुद कहे तब ये मेथड लगाना है। ये नहीं कि आसान है तो सवाल खामोश हो तो यही लगा दो, नहीं। ठीक है, जब तक सवाल खुद ये कहना दे डायरेक्ट मेथड लगाओ, तब तक आपने इस मेथड की तरफ नहीं आना। मेन मेथड वही है जो हमने सीख लिया हुआ है, PBT से स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स करते हैं, वही कैश फ्लो का असल तरीका है, वैसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो आप अगर गौर फरमाएं तो अब तक हम करते भी ऐसे ही आए। क्या सवाल खामोश भी होता था तो हम कौन सा मेथड लगाते थे? इनडायरेक्ट। कभी भी ये तो मैंने अपनी तरफ से इसको, ये किताब के अंदर ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, जितना ऐसा किताब में नहीं मिलना वही मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया आज। क्योंकि किताब के अंदर तो ICAP का सवाल था, ये उसका सोल्यूशन ICAP वाला ही है, और वो इनडायरेक्ट मेथड से ही हुआ है। डायरेक्ट मेथड से तो ये नहीं हुआ सवाल। तो जो फर्क था वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। वो हो सकता था ये सवाल, हर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से हर सवाल नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेथड से सवाल को होना हो अगर, तो मजबूरी है सवाल वाले को डाटा देना पड़ेगा, सेल की फिगर भी देगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी देगा, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी देगा। जबकि आपने देखा है इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ PBT, या तू गाला कर ले पहले भाई, बहुत जरूरी गलाने दे रही हैं जी, हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, आप पहले जरूरी बातें कर लें भाईजान, कोई नहीं, खैर है जी। अगर सिर्फ PBT की फिगर भी गिवन हो, इनडायरेक्ट मेथड से सवाल फिर भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का सवाल अगर होगा तो उसमें बहुत सारा डाटा देना पड़ेगा उसको, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के लिए सिर्फ क्या दे दे वो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस कई सवालों में आपने देखा 3 ही लाइनों की इनकम स्टेटमेंट बनी होती थी, PBT, टैक्स, पैट। कभी कभी वो भी नहीं, सिर्फ PBT, कभी वो भी आपने खुद निकाला था, वो कौन सा ड्रम वाला सवाल था, ही कुछ नहीं। ठीक है ना, तो हर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से हर सवाल नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहरहाल इस बातों को छोड़ें। सादा बात क्या है, सवाल अगर कहेगा तो आपने डायरेक्ट मेथड लगाना है, वरना नहीं लगाना। सवाल की खामोशी केस में आपने कौन सा मेथड लगाना है? इनडायरेक्ट। देख लो बेशक, सबसे पहला सवाल जिंदगी का आपने किया, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 नंबर 10, जुनैद जंजुआ, आपने कौन सा मेथड लगाया था? इनडायरेक्ट। ये तो आज मैंने डायरेक्ट लगाया, तो ये सोल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सोल्यूशन इतना कर दिया है। बाकी सारा सेम लेजेस, हर चीज सेम बनेगी, लेजेस वगैरह सब सेम बनेगा, सिर्फ इतना एरिया डिफरेंट था जो मैंने आपके साथ यहां पे शेयर कर दिया। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ये घर पे आपने पूरा करना है फिर। ठीक है, अमीन इंडस्ट्रीज, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी, कौन सा मेथड लगाया था? इनडायरेक्ट। AB एंटरप्राइजेज, जिसमें आपने इनकम टैक्स पेएबल वाली फिगर से सीखते हुए ड्रम वाला सवाल फिर किया था। ठीक है, इतनी सी बात एक अटेम्प्ट में आई हुई थी ICAP के,
और इतनी सी बात से अगली अटेम्प्ट में ड्रम वाला पूरा सवाल इसी अप्रोच पे बना दिया था, किया था ना ये सवाल एक ही क्लास में, ये सवाल करवा के उसके बाद मैंने साथ ही ड्रम वाला सवाल करवाया था, याद है, जिसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज को हमने कहा था एक साइड पे 0 रख लो, दूसरी साइड पे इंक्रीज डिक्रीज ले लो, अप्रोच समझ आ जाए तो सारा सवाल आसान था, मुश्किल कुछ नहीं था। बहरहाल इधर क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा मेथड लगाया था, इनडायरेक्ट। 9 ये भी करवाना है आपको, ट्रायल वाला, ट्रायल से कैश फ्लो बनाना भी तो सीखनी चाहिए ना, तो नहीं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे, कभी ट्रायल भी तो दे सकता है। जैसे एनपीओ के सवालों के अंदर मैं आपको एनपीओ का सवाल रूटीन वाला भी करवाता जाऊंगा और फिर एक सवाल दूंगा जिसमें ट्रायल से एनपीओ का सवाल करना होगा, तो ट्रायल से ये काम करना आना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट में मसला है, वरना सवाल आसान है। होमवर्क में एक दिन दूंगा, अगले दिन डिस्कस करूंगा 45 मिनट्स में, तुमने कर लिया है? हाँ हाँ आप ही करेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ आप करेंगे जी, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। नंबर 10 इंशाल्लाह होमवर्क में जाएगा, लेकिन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेट, अच्छा ये तो भी किया नहीं, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड। फिर 11 क्वालिटी एंटरप्राइजेस, ये सवाल किया था आपने, यहां पर लिखा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट, खुद भी बोल दिया उसने, तो खामोश हो तब भी हम तो इनडायरेक्ट लगाते हैं, अब तो वो कह रहा है इनडायरेक्ट, तो फिर तो इनडायरेक्ट ही लगना है, यानी डायरेक्ट मेथड सिर्फ तब लगाना है जब वो कहे। अभी तक कितने सवाल पे पहुंच गया हूं मैं, ये 13वें 11वें सवाल पे पहुंच गया हूं, कहीं पे भी हमने डायरेक्ट मेथड नहीं लगाया। आगे बढ़ो। 12 लियाकत इंडस्ट्रीज, प्रिपेयर कैश फ्लो यूजिंग इनडायरेक्ट, यही लगाया था। नादिर, प्रिपेयर कैश फ्लो यूजिंग, कोई नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, यूजिंग इनडायरेक्ट, तो अब तो आईकेप लिखने भी लग गया रिसेंट में, लेकिन ना भी लिखे तो कौन सा मेथड, ना भी लिखे तो कौन सा मेथड, कभी भी डायरेक्ट की तरफ नहीं जाना, ओके। 14 ड्राम वाला सवाल जी, यूजिंग इनडायरेक्ट। 15 संडे ट्रेडर्स, और आखिरकार वो आ ही गया लफ्ज जिसका हमें इंतजार था, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर यहां पे ये ना लिखता तो हम इसी सवाल को इनडायरेक्ट से कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अब चूंकि लिख दिया उसने, अब आपको ये करना पड़ेगा आज होमवर्क में, ठीक है, ओके। उसके बाद टेक्सला में उसने क्या कहा, टेक्सला में खामोश है, तो आपने इनडायरेक्ट से किया हुआ, ठीक है। अच्छा चलें जी जरा देख लें इसको होमवर्क में क्या करना है आपने। बैलेंस शीट गिवन है जी पहले 2 साल की, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक पड़ा हुआ है, लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, अगर कॉस्ट मॉडल पे होगा तो डेप्शन आएगी इसमें, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, सवाल ही बताएगा ना आपको, तो ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू गेन लॉस अगर होगा तो ये नॉन कैश है या कैश है, फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो तो ये नॉन कैश है, हाँ ऐसी बातों का ध्यान रखना है, पड़ा हुआ तो है, ये सवाल मैंने कल पूरा करवाना है क्लास में, लेकिन ये जुमला जैसे ही मैं बोलता हूं ना फौरी तौर पे ज़हन के अंदर एक बात बन जाती है, ऐसा सवाल तो ऐसी नहीं करना कर जाके, जो इसने कल करवाना ही है तो इसी से करवाएंगे ना, हम क्यों करके आए, हाँ तो इसीलिए कल बाहर चेक लगेगा आपका, संडे ट्रेडर वाला सवाल चेक होगा, और आप बैठ के पढ़ना चाहें तो सवाल को एक अच्छी मुकम्मल अटेम्प्ट, यूं समझिएगा कि मैंने जुनैद जंजुआ डायरेक्ट मेथड से करा के टॉपिक खत्म कर दिया था, आई कैप में ये सवाल आ गया, तो अब खुद को पास करने के लिए कोशिश करनी है ना, लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने हैं, आधे को नंबर लेने की कोशिश करनी है। बाकी कल मैं ये सवाल खुद करवाऊंगा, अच्छा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन आपने इसको पूरी फाइट देनी है। मार्क्स कितने इसके 19 इंटू 1.8 करो, 1.8 करो, 34 मिनट्स है, आप 40 मिनट्स लगा लेना, लेकिन पूरे 40 मिनट्स ईमानदारी से करना। पर्चा पास करने वालों को कह रहा हूं, ये फेल होने वालों ने तो हंसना ही होता है बस, ठीक है। तो पर्चा पास करने वालों को कह रहा हूं कि जाके 40 मिनट लगाएं, इसको पूरी अटेम्प्ट दें। सुने आप आगे सुने, स्टॉक इन ट्रेड, अब मेथड डायरेक्ट है, लेजर बन जाएगा, प्री पेमेंट्स हैं एक्सपेंस के लेजर में चले जाएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग नेगेटिव आ रहा है, ये क्या मुसीबत है, ऐसी कोई कुछ छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, ये क्या है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बजाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी तो आ सकते हैं। कुछ भी नहीं करना आपने, लेजर जब बनाना है रिटेन्ड अर्निंग्स का तो इसमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट की बजाय डेबिट साइड पे आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना आपने। नहीं है क्रेडिट बैलेंस, नहीं है प्रॉफिट्स पड़े हुए, पिछले साल में लॉसेज इकट्ठे हो गए होंगे, 1-2 साल के अंदर लॉसेज आ गए होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी होते हैं, लॉसेज भी होते हैं। प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में ऐड होता था, लॉस आता था तो कैपिटल में से लेस करते थे, तो यही रिटेन्ड अर्निंग्स का भी, अर्निंग्स हैं तो क्रेडिट, नहीं है तो डेबिट, क्लोजिंग नॉर्मल हो जाएगा भाई, कितना 1652 नॉर्मल हो जाएगा, क्या मसला है, कुछ चीज वैसे चल जाती है। देखो बैंक ओडी के अंदर भी क्या होता था, बैंक ओवरड्राफ्ट जी, हमारे पास 50 रुपए ओपनिंग में पड़े थे, हमारे पास डेटर्स से जो है वो 150 रुपए आए, लेकिन हमने क्रेडिटर्स को जो है वो 350 रुपए दे दिए, अब 150 रुपए एक जैसी फिगर्स हो रही है, 300 रुपए दे दिए, अब बताओ 100 रुपए इधर आ गया। अच्छा अगले पीरियड में हम गए तो हमारा जो बैंक था वो अब नॉर्मल बैलेंस शो कर रहा था 100, ठीक है, डेटर से इस पीरियड के अंदर पैसे आ गए 380 रुपए, क्रेडिटर्स को हमने सिर्फ जो है वो 200 रुपया पे किया, अब बताओ
हाँ आ गया नॉर्मल साइड पे। तो जरूरी नहीं है अब नॉर्मल बैलेंस शुरू होकर क्लोजिंग अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल शुरू होकर क्लोजिंग नॉर्मल हो जाए, या अब नॉर्मल शुरू होकर क्लोजिंग भी अब नॉर्मली रहे, हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल शुरू हुआ नहीं, अब नॉर्मल शुरू हुआ क्लोजिंग में नॉर्मल हो गया, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या मुसीबत है जी, ये असल में अब ये लफ्ज अब नहीं आपसे कह सकता, ये यूज कर सकता, क्योंकि ये IFRS 15 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो अब FAR 2 में चला गया। खैर आपके लिए तो ये क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या है जी ये, एडवांस फ्रॉम, आप कस्टमर से अगर एडवांस पैसे पकड़ लें तो आपकी लायबिलिटी है ना, ये सिंपल कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ये लायबिलिटी है। बस आप इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को काट के इसके आगे लिख लो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता अब आपके पर्चे में, क्योंकि IFRS 15 FAR 2 में चला गया, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये उसके अंदर ये नाम इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए आप रिलैक्स रहें, आपके लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर। वैसे भी IFRS 15 पढ़ाते हुए भी मैं वहां पर बच्चों को ये कहा करता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर को ही कहते हैं, वहां पर भी ऐसे कह दिया था, लेकिन फिलहाल आपके लिए तो है ही क्या चीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक्रूड लायबिलिटीज एक्सपेंस के लेजरे में चली जाएंगी। इंटरेस्ट पेएबल है, हाँ करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्गी टर्म, नहीं लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है जी, आपने ये काम सीखा था कि अगर कोई लोन है और उस लोन का कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में रीपे हो रहा है और कुछ उसके भी बाद, तो उसको तोड़कर लिख लो, ऐसे ही सीखा था। और बोलो लोन तो एक ही है, लोन तो एक ही है, सिर्फ उसको तोड़ के लिखा है, अलग अलग करके तोड़ के लिखा है। भाई कैश फ्लो का टॉपिक करते हुए, लोन का लेजर बनाते हुए इन दोनों को ऐड करके लिखना, ये अलग अलग नहीं है। ये सिर्फ देखो मिसाल के तौर पे यहां पे लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है जी, ओपनिंग है 100 रुपया, क्लोजिंग है जी 80 रुपया। हम कहते हैं जी इस 80 में से 20 रुपए अगले 12 महीने में पे हो जाना है और 60 अगले 12 महीने में पे नहीं होना। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे जी 20 रुपए को करंट मैच्योरिटी में रख दो और बाकी 60 जो है वो नॉन करंट में रहे। और है तो ये सारे का सारा वही लॉन्ग टर्म लोन ना। तो लेजर बनाते हुए आपने क्या करना है, आपने ये ओपनिंग दोनों को ऐड करके लिखना है, ओपनिंग बैलेंस अब लिखना है, और क्लोजिंग में भी दोनों को ऐड करके लिखना है। ये वही लोन है, ये इसी लोन की करंट मैच्योरिटी है। असल में तो ये लायबिलिटी ही है ना सारी की सारी। तो लेजर बनाते हुए इनको इकट्ठा कर देना ताकि एक ही फिगर निकले कैश रिसीव्ड या पेड की लोन में से। ये बात समझ आई है? ये बात समझ नहीं भी आई तो कल आ ही जाएगी जब सवाल कराऊंगा, लेकिन आपने तो इतना कुछ समझ के बस, वैसे तो इतना भी नहीं समझाना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि मैंने जुनेद वाला सवाल करवा के आपको भेज दिया पर्चे में। अब पर्चे में तो ये सवाल आ गया, कुछ ना कुछ तो आपने करना था, लेकिन चलो खैर अब थोड़ा बहुत बता रहा हूं, खैर चीटिंग करा रहा हूं थोड़ी सी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं जी करंट टैक्स पेएबल को। किसे कहते हैं जी? करंट टैक्स पेएबल को। ये मुश्किल नाम है, इसको उसूली तौर पे FAR 1 के अंदर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि FAR 2 के अंदर जाके आप IS 12 में ये पढ़ते हैं लफ्ज करंट टैक्स पेएबल की बजाय प्रोविजन फॉर करंट टैक्स। IS 37 भी FAR 2 के अंदर है, तो उसूली तौर पर वही लिखना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं। लायबिलिटी साइड पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन आ रही है तो आपको जुगाड़ भी लगा लेता है बंदा इतना को, तो कि क्या है लायबिलिटी साइड पे टैक्स बढ़ा है तो टैक्स पेएबल ही होगा, तो ये टैक्स का लेजर बनेगा, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल आ जाएगा। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। हम इसका क्या करें? हमने इसका कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। सारी की सारी सेल उठाकर हमने तो डेटर के लेजर में फेंक देनी है। हमें क्या क्रेडिट कितनी है, कैश कितनी है, ये तो जान छुड़ाई हुई है हमने। ठीक है। उसके बाद ये देखो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है ये पॉइंट नंबर 2, डेबिशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 विच इज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। ये 750 इधर भी पड़ा है, ओह इधर नहीं, थोड़ा सा जज्बाती हो गया मैं, इधर भी पड़ा है और इधर भी पड़ा है, कोई रेशो दिया है, यानी कि इन एक्सपेंसेस के अंदर ये छुपा पड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा एक्सपेंस के लेजरे में, इनको फेंकने से पहले माइनस करोगे। लेकिन बात यही नहीं रुकनी, बात ये होनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर वो कहता है लॉस ऑन डिस्पोजल भी पड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह, निकालेंगे इसको भी, माइनस करेंगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? सवाल जुनेद जंजू वाला करके आप चले गए पर्चे में, तो कुछ तो सीखा होगा ना उस्ताद से, तो वहां पे बदुआएं देने की बजाय कोशिश ही करनी थी ना, तो कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है जी। ओ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है इंपेयरमेंट लॉस भी नॉन कैश है, निकालो दे बाहर। अब भी कहां, ये एडजस्टमेंट आपको तंग करेगी थोड़ा सा, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, कल डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद अदर इनकम में पड़ी है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, ये नॉन कैश है। फिर रेंट रिसीव्ड, ये कैश है, पता नहीं क्या करोगे आप इसका। और कहता है शेयर्स इश्यू किए हैं एट प्रीमियम, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। बस ये सवाल है क्या? पॉइंट फोर क्या है? देखोगे ना आप, घर पे कुछ नहीं देखना आपने टेस्ट नहीं करना जी। आप वो शक्लें नजर आने लग गई हैं, सर नान के टीए पहले आ गए, मेरे एक टीए आए, फिर मेरे दूसरे टीए आए, कहने का मतलब ये कह रहे हैं निकलो क्लास और टाइम पूरा हो गया। ठीक है। तो होमवर्क के अंदर पहले करोगे जुनेद जंजुआ, उसके बाद करोगे संडे ट्रेडर्स। ये मैं कल करवाऊंगा भी सही, इसलिए इसकी कमी बेशी कोई बात नहीं है, वो माफ हो सकती है, पर जुनेद जंजुआ की नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज।